हेलो दोस्तों, टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस इंडियन इकोनॉमी PYQ 2015। दोस्तों, अभी तक हमने 2013 2014 के इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड जो PYQ हैं वो हमने कर लिए। अब हमारी ये थर्ड वीडियो है इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड जो PYQ हैं। यदि आपने इकोनॉमिक के, क्योंकि एवरी ईयर 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं, और यदि आपने इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम सोल्व करने हैं तो आपको PYQ देखने ही होंगे, क्योंकि जनरली यूपीएससी जो क्वेश्चन देती है हर साल वो रिलेटेड टू PYQ के संदर्भ में क्वेश्चन होते हैं। लेट अस डिस्कस PYQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, a decrease in tax to GDP ratio of a country indicate which of the following। जो क्वेश्चन है वो टैक्स टू जीडीपी से रिलेटेड है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? टैक्स टू जीडीपी रेशियो कैसे निकाला जाता है? टैक्स कहता है कि किसी भी देश में टोटल टैक्स रेवेन्यू, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कैसे निकलता है? टोटल टैक्स रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल जीडीपी को डिवाइड कर दो इनटू में 100, तो इसे क्या निकल आएगा? टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करूं मैं, जिन देशों में टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है उन देशों में टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है। टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ज्यादा है। लाइक इन यूएसए जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो वर्तमान में लगभग 25% है। यदि मैं फ्रांस की बात करूं, वहां पर टैक्स टू जीडीपी रेशियो लगभग 45% के आसपास है, बहुत ज्यादा। अगर मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पर जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो लगभग 10 to 11% है, 10-11% है। ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो कम होती है। हालांकि चाइना में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 18 to 20 के बीच में है, 18 और 20 के बीच में है। जिन देशों में मैंने बताया लाइक इंडिया टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, वहां पर टैक्स रेवेन्यू कम है। टैक्स रेवेन्यू कम है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कम है। ये था टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अब फर्स्ट पॉइंट देखो, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। कहता है अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होगा, ये डिक्रीज की बात कर रहा है, तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने पहले बताया कम होगा, तो पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये तो कोरिलेटेड है ही नहीं, तो सेकंड है जो गलत है। तो आंसर क्या? ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये क्वेश्चन है इंडियन ओशन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर मैं इसकी बात करूं, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1997। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेड जो क्वार्टर है वो मॉरिशस में है, मॉरिशस में है। इट हैज नाउ 23 मेंबर कंट्रीज हैं, 23 मेंबर कंट्रीज हैं। ये जो ग्रुप है इसमें ज्यादातर देश नियरेस्ट टू इंडियन ओशन के आसपास है। ऐसा नहीं कि ऑल कंट्रीज की सभी देश बिलोंग टू इंडियन ओशन, ऐसा नहीं है। यूरोप का भी देश है, जैसे फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका से भी है, सोमालिया है, मोजाम्बिक जैसे देश है,
और ज़्यादातर देश एशिया से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो, इट हैज़ 23 कंट्रीज लाइक सोमालिया है, मोजाम्बिक है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सेशेल्स, मॉरिशस, ऐसे मालदीव, ऐसे लगभग कितने हैं, 23 मेंबर कंट्रीज हैं, 23 मेंबर कंट्रीज हैं। अब देखते हैं, कहता है इट वाज एस्टेब्लिश्ड very recently in response to incidents of piracy and accidents of oil spills। कहता इसका जो गठन हुआ, जो पायरेसी की घटनाएं हो रही हैं, जो डकैती की घटनाएं हो रही हैं इंडियन ओशियन में, जैसे बहुत ज़्यादा पायरेसी 2022-23 में हमने देखी है सोमालिया के लोगों द्वारा, तो कहता कि इसका गठन रिसेंटली हुआ है ड्यू टू पायरेसी। ऐसा नहीं है, गलत है, क्योंकि मैंने पहले बताया 1997 में हुआ था, तो पहला गलत। फिर दूसरी बात करूं मैं, इसका मेन मोटिव क्या है, क्यों ये ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप को बनाने का जो रीजनल ये ग्रुप बनाया गया, इसका मेन मोटिव है इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, मेन मोटिव है डिजास्टर मैनेजमेंट अमंग मेंबर कंट्रीज, डिजास्टर मैनेजमेंट अमंग मेंबर कंट्रीज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इसका मेन मोटिव है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस ग्रुप का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अमंग मेंबर कंट्रीज, इसका मेन मोटिव है। कहता है सेकंड देखते हैं, इट इज एन अलायंस मींट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। कहता है कि ओनली मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो ओनली गलत है। मैंने कहा इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, सस्टेन डेवलपमेंट भी है, तो ओनली मैरीटाइम सिक्योरिटी नहीं है, तो ये गलत है। ये भी आंसर क्या है, नाइदर वन नॉर टू, ये आंसर। थर्ड, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहता कि पहला कहता है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। कहता पिछले 10 साल में तो हमारी हमारी इंडिया की जो रियल जीडीपी है, जीडीपी की बात करूं, एक जीडीपी है रियल जीडीपी जो बेस्ड ऑन कांस्टेंट प्राइस होता है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी जो बेस्ड ऑन करंट प्राइस होता है। तो रियल जीडीपी जो होती है वो कांस्टेंट प्राइस होती है। कहता है पिछले 10 साल में, एक दशक में निरंतर इंक्रीज हुई है। ये गलत है, क्योंकि जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया यूएसए में, उसके कारण हमारे देश की जो जीडीपी है 8% से घटकर 5 या 6% पर आ गई थी। तो इसलिए पहला जो पॉइंट है वो गलत है। सेकंड, द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइसेस इन रुपीज हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। कहता है जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडियन रुपी में, ये बात सत्य है कि पिछले 10 सालों में, लास्ट डिकेड में जो इंडियन जीडीपी है वो आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 9 साल पहले वो निरंतर बढ़ी, स्टेडली बढ़ी है इन रुपीज। तो ये ठीक है। तो आंसर क्या है, मतलब आपने कोई भी जो क्वेश्चन करना है, आपने बस एक ट्रेंड देखना है। ट्रेंड देखो, आप एक क्वेश्चन यूपीएससी से रिलेटेड जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करने हैं, एक बार आप बेसिक कर लो। बेसिक लाइक डिवोल्यूशन क्या है, लाइक एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, मतलब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कन्वर्टिबिलिटी, ये सब कर लो, मतलब बेसिक सा। फिर इसको करंट से जोड़ लो, इकोनॉमिक सर्वे बजट से, तो कोई कठिन नहीं होता, फिर आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। थर्ड, फोर्थ सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग, ये जो लॉन्च हुआ था एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड जो
इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, ये 90, 96, 97 में, 96 97 में एक्सीलरेटेड जो इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था। कहता है कि एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग 96-97 टू प्रोवाइड लोन्स असिस्टेंस टू पुअर फार्मर्स। ये गलत है। ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये लोन फॉर स्टेट्स, फॉर डिफरेंट स्टेट्स। मेजर मोटिव ऑफ दिस प्रोग्राम टू फाइनेंस मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो देश के मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट थे डिफरेंट स्टेट्स के, मतलब इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव गरीब किसानों को लोन देना नहीं बल्कि डिफरेंट राज्य सरकारों को लोन देना था, ताकि जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस किया जा सके। तो पहला गलत है। सेकंड, द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 97, 90, 1974, 1975, 74-75 में ये प्रोग्राम आया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, कमांड एरिया कहते हैं प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 74-75, ये 74-75 में आया था, बिल्कुल ठीक है। और ये जो इरिगेशन है, वाटर है, यूज एफिशिएंसी कह लो, मतलब वाटर का ऑप्टिमम यूज करना था, मतलब जो इरिगेशन का उसको ऑप्टिमम यूज करना था, उसका मिसयूज नहीं करना था। ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड, तो आंसर क्या है? ओनली सेकंड, बी आंसर। फिफ्थ, विद रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन्फ्लेशन यू नो वेरी वेल। इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है? इन्फ्लेशन increase in price. Generally increase in price, it is known as inflation. Increase in price, it is known as inflation. अब देखो, कहता है कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, महंगाई रोकने के लिए इन इंडिया में इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। कहता है भारत में महंगाई रोकने की जिम्मेदारी केवल भारत सरकार की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। ये गलत है। थर्ड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड सॉरी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। कहता है भारत में इन्फ्लेशन रोकने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है। आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिफरेंट ऑर्गन हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लाइक रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, उन सब का मेन मोटिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन में एक बैलेंस बनाना है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और इन्फ्लेशन को एक बैलेंस में रखना। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 2016 बनी थी, जो उसका मेन मोटिव क्या है? इन्फ्लेशन को नॉट लेस देन 2% और नॉट मोर देन 6%, 2 से नीचे नहीं, 6 से ज्यादा नहीं। तो RBI का एक मेजर रोल है इंडिया में इन्फ्लेशन को एक बैलेंस में रखना। तो सेकंड भी गलत है। थर्ड, कहता डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन, कि अगर मार्केट में मनी का सर्कुलेशन कम हो गया, हेल्प्स, सहायता करता है इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ये ठीक है बिल्कुल। अगर मान लो रेपो रेट कम हो जाता है तो मनी सर्कुलेशन ज्यादा होगा, मनी सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। अगर रेपो रेट बढ़ गया तो मनी सर्कुलेशन मार्केट में कम होगा, मनी सर्कुलेशन कम है तो इन्फ्लेशन भी कम होगी। तो जो थर्ड जो पॉइंट है, सी जो ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। कहता है अगर मनी सप्लाई मार्केट में कम होगी तो मनी सर्कुलेशन कम हो गया तो क्या होगा? मार्केट में इन्फ्लेशन भी कम होगी क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होगा। तो आंसर क्या है? सी। एक बार डी और देख लेते हैं। इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोल, अगर मनी सप्लाई बढ़ गई, सर्कुलेशन में पैसा ज्यादा आया
तो उससे तो क्या होगा, महंगाई ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। तो डी ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, देयर हैज बीन अ persistent deficit budget year after year। बेटा देयर हैज बीन अ persistent डेफिसिट बजट, बजट में डेफिसिट रहता है ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, एक साल हर साल, मतलब साल दर साल कहता है कि जो बजट डेफिसिट है उस उत्तर रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। कहता है साल दर साल जो बजट डेफिसिट है वो हमें देखने को मिलता है। तो कहता है कि सरकार को बजट डेफिसिट को कम करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, जिससे हमारा जो बजट डेफिसिट है उसको कम किया जा सके। बजट डेफिसिट क्या होता है, जब रेवेन्यू कम है और सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है बजट में, तो उसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। अब देखो पहला ऑप्शन, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर दे, देखो दो तरह का एक्सपेंडिचर है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, जैसे सरकार के डेली जो खर्च हैं, सरकार जो सब्सिडी पे खर्च करती है, सैलरी पे जो खर्च करती है, पेंशन पर जो खर्च करती है, सैलरी पेंशन सरकार के रोज के खर्चे हैं, सब्सिडी पे जो खर्च सरकार का, एक एग्जांपल है किसका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर दे तो डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा। तो पहला बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स। अगर सरकार नई वेलफेयर स्कीम लाएगी फॉर SC ST वुमेन माइनॉरिटी स्कीम लाएगी, तो सरकार का खर्च ज्यादा होगा, खर्च ज्यादा होगा तो डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दूसरा गलत है। थर्ड थर्ड है, रैशनलाइजिंग रैशनलाइजिंग सब्सिडीज। अगर सब्सिडीज को रैशनलाइज किया जाए, रैशनलाइज होता है केवल उन लोगों तक सब्सिडी मिले, उन लोगों तक सब्सिडी पहुंचे जो वास्तव में गरीब है, मतलब सब्सिडी का मिसयूज ना हो, सब्सिडी उन लोगों तक, जैसे गैस सिलेंडर है, उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में हकदार है, जो वास्तव में BPL में आता है। लाइक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसके तहत उन लोगों तक ही फूड ग्रेन मिले, अनाज मिले जो वास्तव में BPL में आते हैं, और सब्सिडी का मिसयूज ना हो, उन्हीं को मिले जो वास्तव में उसके हकदार हैं। तो बिल्कुल जो थर्ड पॉइंट है बिल्कुल ठीक है। फोर्थ, एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करेंगे तो सरकार का और ज्यादा खर्च बढ़ जाएगा, और ज्यादा खर्च बढ़ेगा, और ज्यादा खर्च बढ़ेगा, तो सरकार का जो डेफिसिट है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या, आंसर है 1 और 3। तो ए आंसर है क्या, 1 और 3 ए आंसर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, द फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस ऑफ सुगर केन इज अप्रूव्ड बाई, FRP बोलते इसको, फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस। देखिए फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस FRP इज ओनली फॉर शुगर केन के लिए होता है। अगर मैं थोड़ी इसको थोड़ा डिटेल में बताऊं, जैसे इंडिया में एक है 1965 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इट हैज 5 मेंबर, इसे 5 मेंबर होते हैं इस कमीशन में। इस कमीशन का मेन मोटिव क्या होता है, ये रिकमेंड करता है सरकार को डिफरेंट क्रॉप के MSP के बारे में। एट प्रेजेंट 23 क्रॉप्स हैं अंडर MSP। एट प्रेजेंट 23 क्रॉप्स हैं अंडर MSP। MSP के जो अंडर कितनी क्रॉप्स हैं, 23। अगर मैं 23 में से बात करूं, जैसे सीरियल्स भी हैं, कुछ ऑयल सीड्स की भी हैं, पल्सीज की भी हैं, कुछ कमर्शियल क्रॉप्स हैं, टोटल 23 क्रॉप्स अंडर MSP। अब CACP रिकमेंड करती है इसका MSP का, और 3 इसमें
फार्मूले होते हैं, एक होता है A2, एक होता है A2 प्लस FL और एक होता है C2। जो MS स्वामीनाथन कमेटी थी उसने रिकमेंडेशन करी थी कि किसानों के लिए जो कमेटी है CACP उसने जब वो रिकमेंड करती है MSP की सरकार को तो उसको C2 फार्मूले का यूज करना चाहिए, C2 फार्मूले का यूज करना चाहिए। अब तीनों मंत्र देखते क्या होता है। A2 क्या होता है, जब किसान फर्टिलाइजर पर, सीड पर, इरिगेशन पर, फर्टिलाइजर, सीड, इरिगेशन, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पर खर्च करता है तो उसको बोलते हैं A2। A2 प्लस FL, FL मतलब फैमिली लेबर, जो किसान है उसका परिवार खेत में काम करता है तो वो FL हो गया, फैमिली लेबर। A2 प्लस FL। एट प्रेजेंट जो CCP है वो यूज कर रही है A2 प्लस FL का, जबकि स्वामीनाथन कमेटी ने इवन जो इंडिया में जो किसान यूनियन है जो MSP को की डिमांड करी है कि MSP लीगल होना चाहिए, वो भी C2 फार्मूले की मांग कर रहे हैं, जबकि जो सरकार यूज कर रही है, CCP यूज कर रही है, वो A2 प्लस FL का यूज कर रही है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या होता है, CCP रिकमेंड करता है इसकी, MSP की, FRP की, बट फाइनल जो स्टैंप लगाता है वो लगाता CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। CCA का जो चेयरमैन होता है वो PM होता है, प्रधानमंत्री होता है। मतलब CACP क्या करती है, रिकमेंड करती है, उसकी रिकमेंडेशन मानना या ना मानना वो सरकार का काम होता है। चाहे FRP की है, FRP है, चाहे वो MSP है, इन सब की जो रिकमेंडेशन करती है वो कौन करती है, CACP। लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होता है, CCA का। अब देखते हैं, कहते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कहता है फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस और सुगरी अपूर्ड, अपूर्ड कौन करता है फाइनल तौर पर। दूसरा, कमीशन फॉर एग्रीकोस्ट एंड प्राइस, CCP। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो मैंने पहले बताया, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो आंसर आ एक का। नेक्स्ट, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इंप्लाइज। कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, कन्वर्टिबिलिटी दो तरह से होता है, एक करंट अकाउंट पर, करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट पर। कन्वर्टिबिलिटी सिंपल तौर पर अगर बात करें, जब भारतीय करेंसी को हम डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, युआन में, येन में कन्वर्ट करें, जिस रेट पर, जिस एक्सचेंज रेट पर हम भारतीय करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करें उसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी। अब कन्वर्टिबिलिटी भारतीय रुपये को हम दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक करंट अकाउंट पर, एक कैपिटल अकाउंट पर। करंट अकाउंट पर सिंस 1994 से करंट अकाउंट पर फुली एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बाहर से कोई, मान लो कोई इंपोर्ट करना है गुड्स का, सर्विसेज का इंपोर्ट करना है, तो वो क्या है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। करंट करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज फुल एप्लीकेबल, बट ऑन द अदर हैंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज पार्सली एप्लीकेबल। मतलब अभी तक भी जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो फुली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों ऐसा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, जैसे FDI है, जैसे FPI है। अगर मान लो भारतीय लोग, इंडियंस हैं, मान लो अमेरिका में बहुत ज़्यादा यहाँ से पैसे ले जाकर विदेश में शेयर में, बॉन्ड में, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भारत से क्या होगा, मनी का आउटफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत से पैसा बाहर चला जाएगा। दूसरी बात, अगर भारतीय लोग विदेशों में जाकर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, कंपनियाँ लगा रहे हैं, या विदेशों में अपने घर खरीद रहे हैं, तो इसलिए इससे क्या होगा, भारत का बहुत ज़्यादा पैसा बाहर चला जाएगा, मतलब आउटफ्लो हो जाएगा। अगर बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है तो इनफ्लो है, अगर इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो है। तो इसलिए
जो कैपिटल अकाउंट काउंटेबिलिटी है उसमें एफडीआई आता है, उसमें एफपीआई आता है, फोन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, मतलब उसमें एसेट्स आती हैं। अगर भारतीय लोग बाहर परिसंपत्ति या एसेट खरीदेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा। इसलिए कैपिटल अकाउंट काउंटेबिलिटी वो पार्सली एप्लीकेबल है, अभी पूरी तरह लागू नहीं है। इस पर एक कमेटी बनाएगी, जैसे 97 में एस एस तारापुर कमेटी। फिर 2006 में ये आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे, तो 2006 में फिर कमेटी बनाई एस एस तारापुर की अध्यक्षता में ही। तो अब देखो आंसर क्या बनेगा। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इंप्लाइज बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड, कि भारत जो रुपया है उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना हो, गलत। अलोइंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेज, कहता है कि जो भारतीय रुपये दूसरे देशों में जो कन्वर्ट होता है वो फिक्स वैल्यू पे होता है। जैसे कैसे कि $1 लेना है तो हमने 75 देने पड़ेंगे, €1 लेनी है तो हमने ₹80 देने पड़ेंगे, मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है 1971 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो फिक्स एक्सचेंज रेट थी 1971 में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को हटाकर क्या लिया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वेयर डिमांड एंड सप्लाई, जहां पर डिमांड और सप्लाई हर रोज का प्राइस तय करती है, कीमत वैल्यू तय करती है एक करेंसी की दूसरी देशी करेंसी में। जैसे कई बार आज $1 मान लो फॉर एग्जाम्पल 75 है, हो सकता है कल परसों उसे आगे 76 हो जाए, 78 हो जाए या 68 हो जाए, मतलब अप एंड डाउन। ये किस पे होता है, जिस देश की करेंसी की मान लो डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, जिसकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है उसका प्राइस नहीं कम होगा। तो इसलिए याद रखना, आज जो एक करेंसी की वैल्यू दूसरी देशी करेंसी की वैल्यू या एक्सचेंज रेट जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई पर, नॉट फिक्स एक्सचेंज रेट। तो सेकंड भी गलत है। फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल ठीक है। फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं भारतीय रुपये को डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, येन में, युआन में, जी बिल्कुल ठीक है। डी डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इन इंडिया, ये बिल्कुल गलत है, ये तो कुछ बनता ही नहीं। तो आंसर क्या है, ठीक। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर, देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो लॉन्च हुआ 28 जून 2014 को, 2014 को, 28 जून 2014 को प्रधानमंत्री इसका लॉन्च किया गया। इसका मेन मोटिव क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। मेन मोटिव क्या है इसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर मैं जन धन योजना की बात करूं, इसमें एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, एक बात। जिसकी एज 18 to 59 एज होनी चाहिए, 18 to 59 एज होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इंडिया में, अब तक 66.5% अकाउंट खुल चुके हैं इन रूरल एंड सब अर्बन एरियाज में। रूरल और सब अर्बन एरियाज में अकाउंट खुल चुके हैं, और इस आउट ऑफ 66.5 में से लगभग 55% जो अकाउंट है वो वुमेन से रिलेटेड है, वो वुमेन से रिलेटेड है। अगर मैं टोटल अकाउंट की बात करूं, अब तक लगभग 54 करोड़ के आसपास इसमें अकाउंट खुल चुके हैं, और लगभग अगर मैं बात करूं 2.31 करोड़ लाख करोड़ 2.31 लाख करोड़ इसमें डिपॉजिट हो चुका है। ये कुछ बेसिक्स, कुछ जानकारी थी जन धन योजना से रिलेटेड। जन धन योजना किस मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर ये काम कर रहा है। अब देखो, पहला है प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, गलत है। प्रोमोटिंग वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बैकवर्ड एरियाज, बिल्कुल गलत है। थर्ड, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, मैंने पहले बताया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए, चाहे इंश्योरेंस है, चाहे बैंकिंग है, लोगों तक पहुंचाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों में बैंकिंग हैबिट बढ़ाना, लोगों में सेविंग की हैबिट बढ़ाना। तो थर्ड आंसर ठीक है। फोर्थ भी देख लेते हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ये गलत है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग टू पुलिस द, आपको पता है कि 1950 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन गठन हुआ था, और उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा सरकार ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग इज थिंक टैंक, नीति आयोग इज अ थिंक टैंक, और आपको पता कि नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया। नीति आयोग एक थिंक टैंक है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट काम करते हैं, और नीति जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप टू बॉटम काम करता था, टॉप टू बॉटम, और नीति आयोग है बॉटम टू टॉप काम करता है। प्लानिंग कमीशन में सभी राज्यों के जो सीएम थे वो इंक्लूड नहीं थे, जबकि नीति आयोग में सभी राज्यों के सीएम और यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इंक्लूड हैं। और प्लानिंग कमीशन का जो काम था फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन करना था स्टेट्स के बीच में, लेकिन नीति आयोग का काम फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। ये तो क्या है, एक थिंक टैंक है। क्या है? एक थिंक टैंक का काम करेगा। कौन? नीति आयोग, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब इसमें सिंपल है, नीति आयोग किसको रिप्लेस किया? डी ऑप्शन, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके उसको बनाया गया। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द 14th फाइनेंस कमीशन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। आपको पता पहला फाइनेंस कमीशन 1950 के में केसी न्योगी की अध्यक्षता में बनाया गया था। अब 2023 में 16 फाइनेंस कमीशन बनाया जा चुका है। 16 फाइनेंस कमीशन बनाया जा चुका है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनगड़िया, who was the former डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। was the former डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग का फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन था। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वां फाइनेंस कमीशन बनाया गया, और उसकी जो रिकमेंडेशन है वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक रहेंगी। 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक रहेंगे 16 फाइनेंस कमीशन की। और अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? 14th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। कहता है इट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल डिविजिबल पुल फ्रॉम 32% टू 42%। देखिए, अगर मैं थोड़ी फाइनेंस कमीशन की बात करूं, फाइनेंस कमीशन मैंने बताया 51 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। केसी न्योगी वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन था। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 280 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है बाई प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी 5 ईयर। हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट की ड्यूटी बनती है कि वो एक फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट करे अंडर आर्टिकल 280। इट इज दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइनेंस इट हैज 5 मेंबर विद चेयरमैन। इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं
और एक चेयरमैन होता है, और उसका जो मेन मोटिव है फाइनेंस कमीशन का वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्य बीच में केंद्र सरकारी जो टैक्स हैं लाइक कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, इन टैक्सों का बंटवारा करता है केंद्र और राज्य बीच में। केंद्र और राज्य बीच में ये दो तरीके से करता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। जब सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स रेवेन्यू का, इट इज नोन एज वर्टिकल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है, स्टेट टू स्टेट होता है, इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखते हैं कहता इट हैज इंक्रीज्ड, कहता 14 फाइनेंस कमीशन से पहले सेंटर जो राज्यों को शेयर दे रहा था वो 32% दे रहा था, और 40 फाइनेंस कमीशन ने क्या कर दिया 10% इंक्रीज कर दिया। तो बिल्कुल ठीक है। पहले केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लो 100 रुपये प्राप्त हुए सेंटर को टोटल टैक्स रेवेन्यू, तो में से क्या था 68 रख रहा था सेंटर और 32 दे रहा था स्टेट को। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन ने 14वें वित्त आयोग ने इसको 10% इंक्रीज कर दिया, 32% से बढ़ाकर 14% कर दिया, 32 से 42% कर दिया, तो 10% इंक्रीज कर दिया। तो पहला बिल्कुल ठीक है। सेकंड, इट हैज मेड रिकमेंडेशंस कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, ये बिल्कुल गलत है। कोई ऐसी सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स नहीं दिया इसने, तो इसका जो आंसर है ए है। ये जो क्वेश्चन है अभी तक हमने 11th क्वेश्चन पढ़े हैं PYQ इंडियन इकोनॉमी 2015 के, ये फर्स्ट पार्ट है। एक इसका हम सेकंड पार्ट भी पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो ये थे मेजर क्वेश्चन जो आपको आराम से समझ में आएंगे।